नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय रहेगा खास तौर पर निजीकरण पर और बातें करेंगे और बैंकिंग अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन पर। बैंक प्राइवेटाइजेशन से नहीं निकलेगा कोई हल, निजीकरण पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने उठाए सवाल। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एमएस मुंद्रा ने कहा कि बैंकों के निजीकरण से समस्या का हल नहीं होगा, उसकी जगह पर कामकाज में ज़्यादा फ्रीडम देने की ज़रूरत है। बजट में 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा के बाद एक बार फिर से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एमएस मुंद्रा ने कहा कि निजीकरण कर देने से बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं का हल संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों के पब्लिक सेक्टर करैक्टर को जिंदा रखना चाहिए, लेकिन कामकाज को लेकर पूरी तरह आज़ादी मिले। अगर सरकार मालिकाना हक और कामकाज को अलग अलग रखेगी तो सरकारी बैंकों की स्थिति में बेहतर सुधार होगा। बंगाल चैम्बर की तरफ से आयोजित वेबिनार में एमएस मुंद्रा ने कहा कि अगर मालिकाना हक यानी ऑनरशिप चेंज कर देने से उसके बिहेवियर यानी कामकाज के तरीके में बदलाव नहीं आएगा। बजट 2021 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी के निजीकरण का फैसला किया था। सरकार किन बैंकों के निजीकरण करने के बारे में सोच रही है, फिलहाल इसको लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं है। वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या 12 है। वित्त वर्ष 2021-22 में 2 बैंकों के निजीकरण के बाद इसकी संख्या घटकर 10 हो जाएगी। मुंद्रा ने कहा कि अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सरकार के पास ओनरशिप है तो उसका बिल्कुल अलग असर होता है। विश्व में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ओनरशिप और ऑपरेशनल एक्टिविटी को अलग अलग रखा गया है। ऐसे मामलों में मालिकाना हक सरकार के पास होता है, लेकिन कामकाज में उसका कोई दखल नहीं होता है। यह वर्किंग मॉडल काफ़ी सफल है और इसे अपनाया जा सकता है। सीईए ने 4 पब्लिक सेक्टर बैंक मॉडल का जिक्र किया था। बता दें कि बजट की घोषणा के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने कहा था कि ये महज शुरुआत है, आने वाले दिनों में कई और बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हम 4 या उससे भी कम पब्लिक सेक्टर बैंक के मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण से जब पूछा गया था कि किन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा तो उन्होंने ये कहा था कि रिजर्व बैंक के साथ मिलकर इस दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 20 से भी ज़्यादा बैंक हों। उधर दूसरी ओर बात करें अनुराग ठाकुर से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिए, तो पहला सवाल था कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% करने की योजना है, क्या इससे घरेलू कंपनियों को नुकसान नहीं होगा? तो इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट 2021 में हमने बीमा क्षेत्र के क्रांतिकारी सुधार करते हुए बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। बीमा क्षेत्र में सुरक्षा के उपायों के साथ विदेशी मालिकाना हक को मंजूरी दी गई है, जिससे बीमा क्षेत्र में बाहरी निवेश आने की पूरी उम्मीद है। आपको ध्यान होगा तो इस घोषणा के साथ ही सेंसेक्स में भारी उछाल देखने को मिला। हमने काफ़ी विचार के बाद कुछ शर्तों के साथ इस कदम को मंजूरी दी है, जैसे कि बीमा कंपनियों के प्रबंधन में भारतीय निवासियों का होना अनिवार्य होगा। मैनेजमेंट कंट्रोल भारतीयों के हाथ में रहे, ऐसा प्रावधान बैंकों में भी है। बीमा सेक्टर की तरफ से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही थी। इस कदम से कारोबार बढ़ाने के लिए और पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर विचार दें। दूसरा सवाल जो अनुराग ठाकुर से पूछा गया था वो था विनिवेश को लेकर। पिछले साल में भी बहुत बड़ा लक्ष्य था, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। इस बार क्या अलग होगा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, हम देश के करदाताओं की इज्जत करते हैं और उनके द्वारा दिए गए टैक्स सही जगह इस्तेमाल हो, उसका दुरुपयोग ना हो और वो पैसा देश के काम आ सके। हमारा प्रयास इस दिशा में है। मोदी सरकार की कोशिश सरकारी कंपनियों में पेशेवर दक्षता और पारदर्शिता लाने की है।
मुझे उम्मीद है कि कोविड-19 की वजह से हुई देरी के बाद अब हम भारतीय पेट्रोलियम, एयर इंडिया और अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की अपनी योजना को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा हम 2 सरकारी बैंकों और 1 बीमा कंपनी का भी निजीकरण करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम ना सिर्फ 1.75 लाख करोड़ रुपए का टारगेट हासिल करेंगे, बल्कि हम इससे ज़्यादा पर पहुंच जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम इस टारगेट से आगे निकल जाएंगे। 2025-26 तक के लिए मीडियम टर्म फिस्कल लक्ष्य ऊंचे दिखाई देते हैं, लेकिन मोदी सरकार के वित्तीय अनुशासन को लेकर एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमें वित्तीय समझदारी के लिए जाना जाता है। 2013-14 में वित्तीय घाटा 5.6% था, जिसे हम 5 साल में घटाकर 3.4% पर ले आए हैं। आगे हम जानेंगे कि अनुराग ठाकुर और सरकार का झुकाव किन बैंकों को बेचने की तरफ ज़्यादा रहेगा। अनुराग ठाकुर के एक भाषण में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण करते समय सरकार को उचित होना होगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक साक्षात्कार में बताया कि चयन संभावित खरीदारों के लिए अपील करना चाहिए। एक ग्राहक के रूप में आप देखेंगे कि क्या पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह खरीदार के लिए, सरकार के लिए और बैंक ग्राहकों के लिए भी एक उचित सौदा होना चाहिए। किसी भी बीमार बैंक को देने से किसी भी कंपनी को आगे आने और बैंक खरीदने में मदद नहीं मिलेगी। यानी कि सरकार का सीधा इशारा बड़े बैंकों की तरफ जाता है, क्योंकि सभी छोटे बैंक जिनका मर्जर नहीं हुआ है उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगर अभी भी बैंक यूनियंस अपनी नींद से ना उठी तो मामला गंभीर हो सकता है, यानी कि बड़े बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। ये एक बनी बनाई रणनीति थी, जिसमें पहले छोटे बैंकों का मर्जर किया गया और आगे जाकर इन बैंकों को बेचा जा सकता है, क्योंकि अगर आज मर्जर हुए 2 बैंकों को बेचा जाएगा तो उसमें 6 से 7 बैंक बिक जाएंगे। आगे अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनडीए सरकार को एक बैंकिंग प्रणाली विरासत में मिली थी, जो पिछले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से लदी थी। एनपीए को कालीन के नीचे रखा गया था, असली संख्या सामने नहीं आई। एनडीए ने तब एक व्यापक संपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा की, पुनः पंजीकृत बैंकों समामेलन को अंजाम दिया और कई सुधारकारी कार्य ढांचे से बाहर निकाला। बैंकों की तरफ इशारा करते हुए अनुराग ठाकुर का सीधा इशारा बड़े बैंकों की तरफ जा रहा है, क्योंकि छोटे बैंकों की कंडीशन इस टाइम सही नहीं है और सरकार भी नहीं चाहेगी कि छोटे बैंक बेचकर उनको कम फायदा मिले। उनका ज़्यादा ध्यान बड़े बैंकों की तरफ जाने वाला है। बैंक यूनियंस को अभी चाहिए कि अपना स्टैंड लें और इंडेफिनिट स्ट्राइक की ओर बढ़ें, ताकि आने वाले बैंक कर्मियों और काम कर रहे बैंक कर्मियों का फ्यूचर अभी से संभाला जा सके। और दूसरी ओर बैंक कर्मचारियों का भी कर्तव्य बनता है कि अगर एक बैंक पे आंच आती है तो बाकी के बैंक कर्मचारी भी उस बैंक को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगाएं और बैंक यूनियंस के साथ अपना स्टैंड लें। यह समय ये सोचने का नहीं है कि आज हमारा बैंक बच रहा है और दूसरा बैंक बिक रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में यह आंच आप पर भी आ सकती है। अभी अगर आप बैंकों को बचाएंगे, आगे बढ़ेंगे और बैंक यूनियंस को प्रेशराइज करेंगे कि वो इनडेफिनिट स्ट्राइक की ओर जाएं, तो यह मामला हाथ में दोबारा से आ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ यही बताना था कि अनुराग ठाकुर ने सीधा इशारा बड़े बैंकों की तरफ किया है और सरकार का भी पूरा ध्यान बड़े बैंकों की ओर जाएगा और प्राइवेटाइजेशन को अंजाम देगा।